हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है द एफर्टलेस मैथ विद विक्रम में। तो शुरुआत करते हैं हम अपने तीसरे पार्ट की। सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे थे हमने सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमने 20 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं 21वां क्वेश्चन। तो देखते हैं आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। मैंने जो दो क्वेश्चन दिए हैं वो बड़े बड़े क्वेश्चन है, वैसे बड़े क्वेश्चन नहीं है, ऑप्शन टिक करना है। बड़ा लिखने में था इसलिए मैंने पहले लिखा है इन क्वेश्चनों को। तो आपको बस इन ऑप्शनों को देखकर बस पता करना है कि कौन सा गलत है या फिर कौन सा सही है। इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको 30 सेकंड का नहीं तो 20 सेकंड का टाइम लगेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको प्रश्न पढ़ना है। कथन कौन सा है कि दो संख्याओं x व y के एलसीएम व एचसीएफ क्रम से हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन दे रखा आपको 28 व 84, दूसरा दे रखा 1 व 105, तीसरा दे रखा 150 व 900, चौथा दे रखा हमारे पास 16 व 196। तो आपको इन बात में एक ही बात याद रखनी है कि कोई भी जो लेसे पे मेसे पे आएगा वो उसका भाग लेसे पे में हमेशा जाएगा। कहने का मतलब जो छोटी संख्या कौन सी इसमें 28 का भाग 84 में जाता है। इसका मतलब ये कथन क्या है, सही है। दूसरा है 1 का भाग 105 में जाता है, इसका मतलब ये कथन भी सही है। तीसरा 150 का भाग 900 में जाता है 15 सिक्के 90 जाता है। अब देखो 16 का भाग 196 में नहीं जाता है, तो इसका मतलब हमारा उत्तर तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। लेकिन ये कथन क्या है, गलत है। तो हमेशा आपको ऑप्शन सही करने के लिए एक चीज याद रखनी चाहिए कि मेसेपे का भाग हमेशा लेसेपे में जाएगा, एचसीएफ का भाग हमेशा एलसीएम में जाएगा। ठीक है, यहां पर लिख दो चाहूं तो एचसीएफ हमेशा एलसीएम एचसीएफ का में भाग जाएगा या डिवीजन होगा। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा देखो, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है, पहला है कि कोई संख्या अपरिमेय में यदि उसे p बटा q के रूप में लिखें या फिर q बराबर नहीं हो 0। हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि परिमेय संख्या की परिभाषा होती है कि ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, p व q पूर्णांक और q बराबर 0 नहीं हो। ये किसके लिए है, ये हमारे अपरिमेय के लिए। इसका मतलब ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हो गया गलत। दूसरा, दो अपरिमेय संख्याओं का योग कभी परिमेय व कभी अपरिमेय होता है, कभी नहीं होता है। दो अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा अपरिमेय होता है, परिमेय कभी नहीं होता है। मान लो मैं √3 प्लस √2 जोड़ूं तो इसका योग हमेशा यही रहेगा, जुड़ेगा नहीं है कभी। अरे मान लो मैं जोड़ना चाहूं कि √2 प्लस 2√2 जोड़ दूं तो कितना होगा, 3√2। ये क्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो याद रखना, कभी दो अपरिमेय संख्याओं का योग कभी परिमेय और कभी अपरिमेय नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, अपरिमेय ही होता है। हो गया, ये दूसरा भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा, किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणन परिमेय संख्या होता है। ये भी कथन क्या है, असत्य है। कैसे है कि किन्हीं दो अपरिमेय संख्या गुणन, दो अपरिमेय संख्या लो, √3 गुणा √2 ले लो, इनको गुणा करो। √3 √2 का गुणा कितना आ गया, √6, और √6 क्या है, एक √6 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। मान लो मैं एक संख्या √2 गुणा √2, इनका योग कितना, गुणन कितना हो गया, √4 का वर्गमूल कितना हो गया, 2। अगर ये कथन कहता कभी अपरिमेय कभी अपरिमेय होता तो ये सत्य होता, लेकिन ऐसा फिक्स कह दिया परिमेय होता है, लेकिन ये गलत है क्योंकि ये हमारा यहाँ पर गलत आया था। ठीक है। तीसरा, अब चौथा देखो, एक अपरिमेय संख्या का वर्ग सदैव परिमेय संख्या होता है। ये कथन क्या है, सत्य है। ये हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई भी संख्या ले लो, √5 ले लो, का वर्ग करो, √5 का वर्ग हो जाएगा 5, एक परिमेय संख्या है। मान लो हमने कोई दूसरी संख्या ले ली, √3 यहाँ पर 2 ले लो, गुणा करो, 4 4 3 12, ये भी क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो याद रखना है आपको, ये दोनों कथन हमारे सत्य वाले थे, इसलिए मैंने पहले लिखकर करवाया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, जिसमें से पहला दे रखा आपको x की घात a गुणा x की घात b बराबर x की घात ab। दूसरा ऑप्शन दे रखा आपके पास x की घात a गुणा x की घात b बराबर x की घात a प्लस b। तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारे पास x की घात a गुणा y की घात b बराबर दे रखा है x गुणा b और ab, ऐसा ही है। तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारे पास x की घात a प्लस x की घात b। तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारे चौथा, x की घात a भाग x की घात b बराबर x की घात a भाग b। ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है एक, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है।
आपको पता होना चाहिए, मैंने पिछले वाले पार्ट में भी बताया था, मैंने कहा था आपको प्रश्न हमेशा लगभग अगर रिपीट होते हैं। मैंने जो प्रश्न पहले 20 प्रश्न बताए 2 पार्टों में, वही प्रश्न एक पेपर में हमारे आते हैं। ये है हमारा दूसरा पेपर जो 22 जनवरी 2023 को हुआ था। और आपको पता होना चाहिए, मैंने जो पहला क्वेश्चन बताया उसी के आधार पर एक क्वेश्चन आया था। इस आधार पर भी क्वेश्चन अलग था, लेकिन तरीका वही था, प्रश्नावली वगैरह चैप्टर वगैरह वही है। मैं एक अगला क्वेश्चन बताऊंगा, उसी में भी वही क्वेश्चन हमने किया था, उसमें किया था हमने के मान वाला, तो यहाँ पर भी करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक सी बात है, आधार समान हो और घाते गुणा में हो तो घाते जुड़ती है। आधार समान हो और गुणा में हो तो घाते क्या होती है, जुड़ती है। कहाँ जुड़ रही है, यहाँ गुणा हो रही है गलत, यहाँ गुणा हो रही है गलत, यहाँ भाग हो रहा गलत, यहाँ जुड़ रही है, इसका मतलब कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला 24वां क्वेश्चन, ये सूत्र है, डायरेक्ट सूत्र है ये हमारा। 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2.05 प्लस 68.5 माइनस 6.321 प्लस 21.8, यहां पर दशमलव यहां पर है, वो माइनस 1.5 का मान। मैंने कहा था, हमने पहले वाले पार्ट में क्वेश्चन किया था, हमारा दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था जिसमें हमने के का मान ज्ञात किया था, सेम टू सेम ऐसे किया था। दशमलव वाले में जोड़ भाग की गुणा भाग हमारे दशमलव वाले आते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। देखो करना क्या है, इसमें हमने इसमें जोड़ना है, प्लस का है प्लस का है प्लस का, इन तीनों वाले प्लस को जोड़ दो तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 2 अंक तक 0 लिख ले और यहाँ पर भी 2 अंक तो दिए हुए हैं। तो 8 और 5 13 के 3 हंस लगा 1, फिर नहीं ये 8 आ जाएगा, हाँ 8 5 13 के 3 हंस लगा 1, 1 5 6 6 1 7 दशमलव, फिर 8 8 16 16 17 18 का 8 हंस लगा 1 1 और 6 1 7 78 दशमलव हो गया। फिर इनको दोनों को जोड़ो, ये 3 अंक तक है, पर ये हो जाएगा 1 2 5 3 8 6 1 7, ये हो जाएगा। इन दोनों को घटाना है आपस में, तो घटा लो। 3 अंक तक यहाँ पर मान लो 0 लिख दो 3 अंक के लिए हमारे पास, ये लो 10 में से 1 गया, कितना बचा 9 बचा। फिर यहाँ पर 12 में से 2 गया, 2 में से 2 गया, कितना बचा 0 बचा। फिर 7 में से 8 जाता नहीं, 17 में से 8 गया 9 बचा दशमलव, 7 में 7 गया 0 बचा। फिर यहाँ पर आ जाएगा 7, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। देखो 24वां क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन था, एकदम सही उत्तर है। दशमलव वाले जोड़ बाकी है, पिछला वाले पार्ट में हमने दशमलव वाले जोड़ बाकी किए थे, वही पेपर था। 20 क्वेश्चन आते हैं, हमने 1 से लेकर 20 तक उसके किए, 21 से लेकर आज 30 तक करने वाले, उसके बाद अगले पार्ट में करेंगे। तो इनका जोड़ बाकी करनी है। 78.730 आया था इनका उत्तर। किसका उत्तर आता है, जोड़ जोड़ और जोड़ वाले का उत्तर। अब बाकी और बाकी वाले को भी हमने जोड़ना है, क्योंकि समान चिन्ह होने पर जोड़ते हैं। चिन्ह किसका आएगा, बाकी का आएगा, जोड़ दिया और हमारे पास फाइनल उत्तर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए 12 50 में जोड़ी जा सकने वाली न्यूनतम या निम्नतम संख्या के अंकों का योग, न्यूनतम संख्या के अंकों का योग क्या है। ये प्रश्न दे रखा हमारे पास। सबसे पहले करना है पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए 1250 में कौन सी संख्या जोड़ें, कौन सी संख्या जोड़ें कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। और जो संख्या जोड़ रहे हैं, मान लो हम जोड़े 25, तो 25 में अंक कौन कौन से हैं, 2 और 5, 2 और 5 कितने हो गए 7, तो अंकों का योग कितना आ जाएगा 7। मान लो जोड़े हम 30, तो अंकों का योग कितना हो गया 3। मान लो जोड़े हम 40, अंकों का योग कितना हो गया 4। मान लो जोड़े हम 55, अंकों का योग कितना हो गया 10। तो वो अंकों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे सरल प्रश्न है, करने के लिए आपको क्या करना है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल ज्ञात करेंगे उत्तर आ जाएगा। तो सबसे पहले वर्गमूल वाला लिख लो आप डायरेक्ट,
ये लो जोड़े बना दो, दो दो के जोड़े बन गए जोड़े, बस यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक आ गया। यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ हो गएगा 2। वर्गमूल ज्ञात करना मैं मानता हूँ सभी को आते होंगे। यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हम जोड़ उतार लेंगे 25 का। यहाँ पर न्यूनतम संख्या कितना लिखा हमने, 1 लिखा। क्यों, 21 को 1 से गुणा करो, वापस ये गुणा प्लस कर दो यहाँ पर, तो 21 को 1 से गुणा किया कितना गया 21, यहाँ जोड़ दिया, फिर यहाँ हो जाएगा 22। इसमें से घटाओ कितना बच गया, 4 हो गया 400। अब आपको क्या करना है, यहां पर एक ऐसी संख्या लिखनी है जिसको वापस उसी संख्या से गुणा करने पर 400 से अधिक आनी चाहिए। अगर यही पर्सन यहां पर कहां है, यहां पर जोड़ी जा सकने वाली जगह घटाने वाली जा सकने वाली संख्या आता, तो यहाँ क्या करते हैं हम 400 से नीचे छोटी संख्या लिखते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन आया जोड़ी जा सकने वाली संख्या, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक ऐसी संख्या लिखना ही है जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर 400 से अधिक आना चाहिए, जस्ट अधिक। मान लो मैंने 1 लिखा तो यहाँ पर आएगा 221, वो 400 से कम है। वो उत्तर कब काम आता, जब यहाँ पर घटाने वाली जा सकने वाली संख्या होता। लेकिन यहाँ पर जोड़ी जा सकने वाली संख्या है तो आपको करना है 400 से अधिक। तो यहाँ पर मैं मान लो 2 लिख दूं, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, और यहाँ से 2 से ये हो जाएगा 224। इसको 2 से गुणा करो, 2 दूने 4, 2 दूने 4 है, 2 दूने 4। अब उल्टा घटाओ, घटाना तो है हमें, 444 में से 400 गया, कितना बचा 44 बचा। यह है पर्सन जोड़ी जा सकने वाली संख्या। कहने का मतलब 44 अगर यहाँ पर ज्यादा होता तो हमारा उत्तर कंफर्म आ जाता। तो 44 जोड़ी जा सकने वाली न्यूनतम संख्या कौन सी है, न्यूनतम संख्या 44 है। और 44 के अंकों का योग कितना होता है, 8 होता है। तो अंकों का योग हो जाएगा, अंकों का योग बराबर 4 + 4 बराबर 8। ये हमारा फाइनल उत्तर है। अगर यही पर्सन घुमा दे, यहां पर यही पर्सन हो जाए कि घटाने वाली संख्या क्या हो जाए, घटाई जा सकने वाली संख्या न्यूनतम संख्या क्या है, तो वही उत्तर हो जाता अलग। यहां इसको उठाओ, यहां इसको उठाओ, ये हमें पसंद नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि मान लो इसकी जगह ये पसंद है तो क्या करना है, यहां पर आपको क्या करना है, घटाई जा सकने वाली संख्या है तो आपको 400 से कम लिखनी है संख्या, ठीक है। तो 400 से कम हो जाएगी यहां पर 1, और यहां पर भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको गुणा करो, 221 को 1 हो जाएगा, यहां पर 1, ये हो जाएगा 222 हो गया। घटाओ इसको, यहां पर 9 में से 2 गया, कितना बचा 9 में से 2 7 बचा, और फिर 1 बचा। तो घटाई जा सकने वाली न्यूनतम संख्या कितनी होगी, 179 होगी, ठीक है। ये 179 होगी, जो इसमें से घटाएंगे तो वो पूर्ण संख्या बन जाएगी, किसकी 111 की बन जाएगी, ठीक है। ये उत्तर होगा इसका। फिलहाल के लिए मैं अंकों का योग कितना हो जाएगा इसका, 9 7 10 7 17, अंकों का योग कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। लेकिन आपको प्रश्न दे रखा है जोड़ने वाली संख्या, तो आप वही प्रश्न करने वाले हैं। तो इसको आपस में समझाने के बाद मिटा देता हूं। यहां पर आ जाएगा 2, और यहां पर आ जाएगा हमारे पास 2 2 224, ठीक है, 4 4 4 और 44 के 8 x की घात 4 प्लस 2x³ प्लस 2x³ माइनस 15x² को 4x x माइनस 5 x + 5 से विभाजित करने पर, x + 5 से विभाजित करने पर x का गुणांक बताओ। ऐसा भी प्रश्न हमने पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था x² और x का गुणांक। आपको पता होना चाहिए जो प्रश्न ज्यादातर रिपीट होते हैं, रिपीट होते ही होते हैं। प्रश्नावली कोई प्रश्न बहुपद से आते हैं, बीजगणित से प्रश्न आते हैं हमारे पास, गुणनगणित से प्रश्न आते हैं हमारे पास, प्रतिशत से प्रश्न आते हैं, लाभ आने से प्रश्न आते हैं, साधारण ब्याज से प्रश्न आते हैं। साधारण ब्याज वाला एक प्रश्न बताऊंगा, बहुत ही आसान प्रश्न, ठीक है। आगे देखो, इसको हमें क्या करना है, इसका भाग इसमें देने पर x² गुणा देना था, वहां पर गुणा करने पर x² गुणांक होता था, यहां पर हमें पूछा भाग देने पर। तो गुणनगण करना है, याद रखना। इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, x² है, यहाँ पर x³ है, यहाँ पर x की घात 4 है, x² कॉमन आ रहा है तो बाहर ले लो। x², अंदर क्या हो जाएगा x² प्लस का 2x माइनस का 15, भाग किसका देना हमें 4x और x + 5 का। अब अंदर गुणनखंड कर सकते हैं आपस में, बीच वाले पद के 2 टुकड़े करो कि गुणा करने पर तो 2x है और जोड़ने पर 15x² है, क्या हो सकता है देखो देखे।
ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। आगे देखो, इस प्रश्न को हम आगे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो 15 2 17 और 2 नहीं, 2 एक से आने चाहिए, 15 3 और 5 सही है एकदम। तो ये हो जाएगा 8x एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 5x नहीं, प्लस का 5x और माइनस का 3x, जोड़ दिया कितना आया 2x आया, गुणा कर दियो 5 3 15x स्क्वायर आ गया, प्लस का 15, भाग में क्या हो जाएगा 4x प्लस 5, 4 से ये 4 2 बार चला जाएगा, गुणनखंड करो अंदर वाले पद के, ये x कॉमन आ गया इसमें दोनों में, x तो बाहर है ही एक तो, और एक x कॉमन आ गया हमारे पास यहां पर इसे, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x आ गया, यहां हो जाएगा x प्लस 5, फिर इन दोनों में आ गया माइनस, प्लस का 3 आ जाएगा x प्लस 5, माइनस का 3 हो जाएगा, एक मिनट, हाँ सॉरी यहाँ पर माइनस 15 है ना, तो ये -3 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस, ठीक है। अब नीचे अपन क्या आ जाएगा x प्लस 5 आ जाएगा। आगे देखो इस क्वेश्चन को, ये x माइनस 3 और x प्लस 5 बटा x प्लस 5, x प्लस 5 से x प्लस 5 से कैंसिल हो जाएगा। अब गुणा कर लो, हमारे पास गुणा करेंगे तो यहाँ पर गुणा है 2x के रूप में, तो 2x स्क्वायर माइनस का 6x। आपको प्रश्न क्या पूछा है कि x का गुणांक कितना है, x के आगे गुणा में कितना है -6 है, तो x का गुणांक कितना हो जाएगा, x का गुणांक कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, 27वां क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो 27वां क्वेश्चन क्या कहता है, एक संख्या में 9 की वृद्धि करने पर, एक संख्या में 9 की वृद्धि करने पर, 9 की वृद्धि करने पर वह उस संख्या के आधे का, वह उस संख्या के आधे का तिगुना हो जाता है, आधे का तिगुना हो जाता है, वह संख्या है। पहला ऑप्शन दे रखा हमारे पास ए 12 14 16 18, 12, दूसरा दे रखा हमारे पास 14, तीसरा दे रखा हमारे पास 16 और चौथा दे रखा हमारे पास 18। इस प्रश्न को लिखने में जितना मेरे पास समय लगा है ना, उससे कम समय में क्या, उससे बहुत कम समय में एक उत्तर हो जाएगा। बस इस प्रश्न को देखकर आपको याद रहना चाहिए, ऑप्शन से प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से सरल होते हैं, हर प्रश्न आपको उस मेथड से सरल करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हाँ, इसको आप मेथड से करके बता दूंगा मैं कि मेथड से भी उत्तर आता है, मान लो किसी का ऑप्शन नहीं बैठ रहा है तो, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ऐसे कभी भी प्रश्न आ जाए, 3 गुने वाले, 4 गुने वाले, 5 गुने वाले, 9 की वृद्धि, जोड़ना बट्टा, लेसेपे में वृद्धि होना, ऊपर वाले बट्टा नीचे वाले हर में वृद्धि, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए उसको ऑप्शन से करने की कोशिश करना। जैसे एक संख्या में 9 की वृद्धि होने पर आपके पास जो उत्तर दे रखे हैं ना, वो क्या है, वो संख्या है जो आपके पास एक्चुअली, देखो वह संख्या क्या है, तो वो संख्या है जो हमारे पास उत्तर है। यहाँ पर वह एक संख्या में कौन संख्या, एक संख्या कौन सी है, ये ऑप्शन में आपके 4 दे रखी है, समझाने में टाइम लूंगा, उत्तर करने में कोई टाइम नहीं लगेगा। उसमें 9 की वृद्धि करनी है तो आप एक एक ऑप्शन लेते जाओ, उत्तर निकालते जाओ। 9 की 12 में 9 की वृद्धि करो, 12 और 9 होते 21, वह उस संख्या के आधे, अब 21 का आधा 10.5 के समझिंग होगा, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो यहाँ पर भी, ठीक है, नहीं इसी का आधा, सॉरी, वह उस संख्या के खुद की संख्या, तो आप 21 12 का आधा कितना होता है 6 का होता है, वो 6 को 3 से गुणा करो 18 आया। क्या 21 और 18 बराबर है, क्या 21 और 18 बराबर है, नहीं है, तो इसका मतलब ये उत्तर क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा और ऑप्शन ट्राई करो, 4 ऑप्शन से हम सीख जाएंगे अच्छे से। 14 है, 14 में कितने की वृद्धि करो, 9 की, 14 और 9 कितने होते हैं, 14 और 9 हो गए 23, बराबर होना चाहिए किससे, उस संख्या के, उस संख्या मतलब ये 14 का आधा कितना होता है 7, और 7 में 14 जोड़ो कितना हो गया 21 हो गया। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं, तो इसका मतलब उत्तर क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन दिया हमारे पास 16 में 9 की वृद्धि करो, 16 और 9 कितने होते हैं 25, बराबर किसके होना चाहिए, 16 का आधा कितना होता है 8,
8 और 16 कितना हो गया 24। क्या ये बराबर है? नहीं है, तो इसका मतलब हमारा ये उत्तर क्या हो गया? गलत हो गया। चौथा ऑप्शन। 18 में 9 की वृद्धि करो 27 हो गया 27। 18 का आधा कितना होता है 9। 18 और 9 कितने होते हैं 27। 27 के बराबर क्या आ गया 27 आ गया। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या है? सही है। ऑप्शन से करोगे तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो दे रखा है वो करते जाओ। अब आपको मान लो कि इस प्रश्न में सर ऑप्शन हुआ है कौन मा, डायरेक्ट बताओ। तो डायरेक्ट बताने का तरीका यही है कि जो आपको संख्या दे वो मान लो। माना संख्या x है। क्या है? x है। मान ली उस संख्या में कितने की वृद्धि करनी है आपको? 9 की करनी है, तो x में 9 की वृद्धि करनी है, कर दी। किसके बराबर होनी चाहिए? उस संख्या के, किस संख्या के? x के। ये लो x का क्या होना चाहिए? आधा। कि किससे के बराबर होना चाहिए? 3 गुने के बराबर होना चाहिए। बस यही प्रश्न है। तो गुणा कर दो, 2 है कोई सर, 2x प्लस 18 बराबर 3x। इधर भेज दो इसको तो हो जाएगा x बराबर 18 और x, एक मिनट रुको थोड़ा सा, 18, एक मिनट, हाँ x बराबर 18, यही उत्तर आ गया हमारे पास। ये लो, ये भी तरीका छोटा है, लेकिन ऑप्शन से ट्राई करोगे तो ये तो ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन आया, बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं ना तो आसानी से हो जाते हैं। तो ये ऑप्शन से हो गया, ये बिना ऑप्शन के हो गया। ठीक, 28 सेकंड से कहता है कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में अपने आप की दोगुनी रहती है। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से अपने आप की दोगुनी है। क्या दोगुनी हो जाती है? दो गुनी हो जाती है। ठीक है, अगला दे रखा हमारे पास, उस साधारण ब्याज की दर से वह कितने वर्ष में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी? इसी है क्या? उसी साधारण ब्याज की दर से वह अपने आप की 4 गुनी कब होगी? ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन दे दे। चलो, पहला ऑप्शन दे रखा हमारे पास 16, दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारे पास 22, तीसरा दे रखा 24, चौथा 32, तीसरा दे रखा हमारे पास 24, चौथा दे रखा हमारे पास 32। इसी प्रश्न में आपको बहुत कम टाइम लगेगा, लेकिन याद रखना आप प्रश्न पढ़ते टाइम कि अगर साधारण ब्याज पूछ रहा है तो अलग होगा, और अगर चक्रवृद्धि ब्याज वाला प्रश्न पूछ रहा है तो अलग होगा। हाँ, बाकी सारे प्रश्न सेम है। अब आपको एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूं, यहां पर ट्रिक भी नहीं कह सकते, इसको मेथड कह सकते, छोटी सी विधि है कि कोई राशि साधारण ब्याज की, अगर प्रश्न साधारण ब्याज का है तो कितने वर्षों में ब्याज की दर से अपने आप की दोगुनी हो जाती है? कितने वर्षों, वर्ष भी लिखा हुआ है शायद इसमें, 8 वर्ष में, दर से 8 वर्ष में, यहां पर 8 वर्ष में, कितने वर्ष में? 8 वर्ष में उत्तर लिखा हुआ है। तो 8 वर्ष में कितनी गुनी हो जाती है? 8 वर्ष में हो जाती है 2 गुनी। तो अगले 8 वर्ष में कितनी गुनी होगी? 3 गुनी। अगले 8 वर्ष में कितनी गुनी होगी? 4 गुनी। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर क्या आना चाहिए? साधारण ब्याज। अगर साधारण ब्याज है तो प्रत्येक 8 वर्ष के बाद वो 1 गुनी बढ़ती है। 8 वर्ष में 2 गुनी, अगले 8 वर्ष में 3 गुनी, अगले 8 वर्ष में 4 गुनी, और अगले 8 वर्ष में 5 गुनी। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बाकी देख लो, 4 गुनी कितना साल बाद हुई? वर्ष दो लो, 8 8 16 8 24। उत्तर कहां दिख रहा है? 24। अगर यही प्रश्न आपके कौन सा होता, उसके चक्रवृद्धि ब्याज वाला होता, तो क्या होता? 8 वर्ष में 2 गुनी। कब? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्ष में कितनी गुनी होगी? 2 गुनी होगी। अगले 8 वर्ष में 4 गुनी, फिर अगले 8 वर्ष में 16 गुनी, 2 दूनी 4, 8 गुनी, सॉरी 8 गुनी। अगले 8 वर्ष में 8 2 4 6 8 16, 16 गुनी। ये ऐसे गुनी बढ़ती है। चक्रवृद्धि ब्याज में देख लो, 24 5 गुनी बढ़ी है
32 साल में, और ये 5 गुनी बढ़ी है, यहाँ पर 16 गुनी बढ़ गई। ठीक है, तो ये प्रश्न हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कौन सा पूछ रहा है, साधारण ब्याज पूछ रहा है या फिर चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, बाकी उस प्रश्न से उत्तर सरल हो जाएगा। मान लो अगले वाले चैप्टर में या फिर आपके पेपर में यही आ जाए तो उत्तर हो सकता है। चलो देखते हैं 29वां क्वेश्चन क्या कहता है। 29वां क्वेश्चन कह रहा है कि जब रेणु पैदा हुई तब उसकी मां की आयु 30 वर्ष थी। ये भी ऑप्शन से करेंगे हम। जब रेणु पैदा हुई तब उसके मां की आयु, जब रेणु पैदा हुई तब उसके मां की आयु 30 वर्ष थी। कितने वर्ष थी? 30 वर्ष थी। आज से 5 वर्ष पहले, आज से 5 वर्ष पहले, आज से 5 वर्ष पहले यदि उसकी मां की आयु उसकी आयु की 4 गुनी थी, यदि उसकी आयु उसके मां की आयु की 4 गुनी थी, 4 गुनी थी, तो रेणु की वर्तमान आयु, तो रेणु की वर्तमान आयु, आपके पास ऑप्शन लिख देता हूं मैं। ऑप्शन में आपके पास ए वाला ऑप्शन क्या दे रखा है हमारे पास, 15, 16, 18, 20। तो 15, बी दे रखा है 16, सी दे रखा आपके पास 18 और चौथा दे रखा हमारे पास 20। मैं यही बात वापस वही कहने वाला हूं कि मुझे इस प्रश्न को लिखने में जितना टाइम लगा उससे कम टाइम में ये प्रश्न सरल हो जाएगा। प्रश्न पढ़ लो आपके कि रेणु, यहां पर रेणु है, जब रेणु पैदा हुई तब उसके मां की आयु कितने वर्ष थी? 30 वर्ष थी। आज से 5 वर्ष पहले यदि उसकी आयु उसकी मां की आयु की 4 गुनी थी, तो रेणु की वर्तमान आयु याद करनी है। तो आपके पास उत्तर दे रखा वो क्या है? रेणु की वर्तमान आयु है। याद रखना ये चीज, ठीक है। तो आपको ऑप्शन देखते रहना है और सरल करते रहना है। 2 तरीके से बताऊंगा, एक तो ऑप्शन वाला, मैं प्रायोरिटी दूंगा आपको ऑप्शन से, ऐसे प्रश्न ऑप्शन से कभी गलत नहीं होंगे। दूसरी प्रायोरिटी दूंगा आपको हल करने की। देखो प्रश्न दे रखा हमारे पास, जब रेणु पैदा हुई तब उसके मां की आयु 30 वर्ष थी। आज से 5 वर्ष पहले यदि उसकी आयु उसके मां की आयु की 4 गुनी थी, तो रेणु की वर्तमान आयु याद कीजिए। तो आपको ऑप्शन देखना है एक बार के लिए और उसके बाद हम सरल करेंगे इस प्रश्न को। ऑप्शन क्या देखना है? ऑप्शन देखो सरल करो। 40 वर्ष दे रखी, कितने वर्ष दे रखी? 15 वर्ष। तो रेणु पैदा हुई, इसका मतलब आज 15 साल की रेणु है, तो उसकी मां की आयु कितनी वर्ष हो जाएगी? अभी 15 साल की रेणु है तो उसके मां की आयु कितनी हो जाएगी? 30 और 15 45। ये इनकी वर्तमान आयु है, ठीक है। अगले वाले ऑप्शन से उत्तर सरल हो जाएगा। दे रखा है कि आज से 5 वर्ष पहले, आज 15 साल की रेणु है तो आज से 5 वर्ष रेणु कितने साल की थी? 10 साल की थी। बराबर किसके होना चाहिए? यदि उसकी मां की आयु 5 साल पहले मां की आयु कितनी हो जाएगी? 40 वर्ष हो जाएगी। कि 4 गुनी है या नहीं है? मान लो मैं इसको 4 से गुणा कर देता हूं, कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। उत्तर हमारे पास ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा। मान लो यही ऑप्शन हम इसके लिए अप्लाई, क्या सही होता है क्या? देखते हैं। 16 वर्ष मान लो उसकी आयु, 16 वर्ष मान ली, तो मां की आयु कितनी हो जाएगी? 46 वर्ष हो जाएगी। होगी 46 वर्ष। आज से 5 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी थी? 11। इसकी आज से 5 वर्ष आयु पहले कितनी हो गई जाएगी? 41। इसको 4 से गुणा करो, क्या 41 आता है? क्या नहीं आता है। तो इसका मतलब हमारे ऑप्शन गलत है। 3 ऑप्शन गलत हो गए। तीसरा चौथा ऑप्शन देख लो। आज 20 हो गई, मां की कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। 5 साल पहले ये 15 है, मां की हो जाएगी 45। क्या इसको 4 से गुणा करने पर ये बराबर आता है? नहीं आता है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा हमारे पास। तो ऑप्शन से करने का यही तरीका है कि जो देर का उसको सरल करते जाए, उत्तर आ जाएगा हमारे पास। पहले हमने आयु याद कर ली, फिर हमने दूसरा कंडीशन फॉलो की, जिसमें ये कंडीशन फॉलो हो रही है, इसका मतलब उत्तर सही है। मान लो किसी को ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है तो उसका लिए दूसरा तरीका है। तो माना रेणु की आयु कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी। रेणु की आयु कितनी हो जाएगी? x। तो उसकी मां की आयु कितनी हो जाएगी? 30 + x हो जाएगी। वर्तमान आयु होगी। आज से 5 साल पहले, आज से 5 वर्ष पहले उसकी मां की आयु, तो आज से 5 वर्ष पहले हो जाएगी मां की आयु हो जाएगी 30 + x - 5 बराबर उसकी मां की आयु, उसकी आयु कितनी हो जाएगी? x - 5 की कितनी गुनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। बस यही प्रश्न है। आगे सरल कर लो इसको। 30 में से 5 गया, 25 + x बराबर 4x - 20। -20 इधर आया, कितना हो गया? 45 और ये हो गया 3x। और x का मान कितना आ जाएगा?
15 आ जाएगा। अभी सभी बच्चों को शायद मुझे लगता है ये ऑप्शन ज्यादा सरल लग रहा है, लेकिन फिर भी आपको प्रायोरिटी इसकी दूंगा क्योंकि ये प्रश्न कभी गलत नहीं होते हैं, कैसे भी गलत नहीं होते। ये तो छोटा सा प्रश्न दे रखा था, अगर बड़ा प्रश्न आ जाए कि 10 साल पहले 5 साल पहले वाला, 10 साल बड़ी छोटी वाला प्रश्न, तो ऑप्शन ज्यादा सही रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति को 140 किलोमीटर दूरी तय करने में 3 से 1/2 घंटे लगते हैं यदि वह अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति आवर कम कर लेता है, तो उस व्यक्ति को दूरी तय करने में कितना समय अधिक लगा। यह है आपके पास चाल दूरी वाला प्रश्न। इस प्रश्न को लिखने में उतना टाइम लगा जितना हम सरल करने में नहीं लगाएंगे। देखते हैं, क्योंकि लिख इसलिए रहा हूं बोल बोल के ताकि टाइम भी बच जाए। बार बार 3 क्वेश्चन स्लाइड चेंज नहीं कर सकता मैं यहां से। एक व्यक्ति को 140 किलोमीटर दूर करने में चाल बराबर क्या होता है, सबसे पहले सूत्र लिख लो आप। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। आपको ज्ञात क्या करनी है, सबसे पहले चाल दूरी दे रखी है और समय दे रखा है, तो ज्ञात क्या करनी है आपको पास चाल। तो दूरी कितनी है 140 और ये घंटा कितना हो जाएगा 7/2, ये हो जाएगा ऊपर 2 हो गया 7/2। ये हो जाएगा 20 बार 20 दूने 40 किलोमीटर प्रति आवर। ये हमारे पास क्या आ गई, चाल आ गई। अब हमें क्या करना है, यदि अपनी चाल को 5 किलोमीटर कम कर लेता है, 40 इसकी चाल थी रियल, कम कर लो 5, कितनी हो जाएगी 35 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगी चाल कम करने पर। उस व्यक्ति को दूरी तय करने में, दूरी तो वही है, तो दूरी तय करने में दूरी कितनी है 140, समय कितना लगेगा, तो चाल बट्टे में आ जाएगी। आपको पता होना चाहिए समय इधर हो जाएगा और चाल इधर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 35 को भाग जाएगा, कितना हो जाएगा 4 घंटे। कितना घंटा लागी, 4 घंटा लागी। पहले उसे कितने घंटे लग रहे थे, 3 से 1/2 ने 3.5 घंटे लग रहे थे, अब कितने लग रहे हैं 4 घंटे लग रहे हैं। कितना समय अधिक लगा, आधा घंटे का, आधा घंटे का समय अधिक, आधा घंटे का समय अधिक। आधा घंटे में कितने मिनट होते हैं 30 मिनट। ऑप्शन में आपके पास 30 मिनट भी दे सकता है, 30 मिनट अधिक समय। ये आपके पास, मैं प्रत्येक पार्ट में आपको 10% बताने वाला हूं, चाहे वो पार्ट 5 मिनट का हो, 25 मिनट का हो या 30 मिनट का हो। समझाने में ज्यादा टाइम लगने वाला है। आज वाले क्वेश्चन मानता हूं कि बहुत सरल थे, ऑप्शन वाले ज्यादा करने वाले थे, तो हमने आज से 30 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, 3 पार्ट पढ़ लिए हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।